एक कमरे के किंग साइज बेड पर दुल्हन के लिबास में परी लड़की कनीशा बड़ी ही देर से सुबक रही थी। उसके आंसुओं से बेडशीट का वो हिस्सा पूरी तरह गीला हो चुका था जिस जगह उसके आंसू बिना रुके गिरे जा रहे थे। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और सफ़ेद शेरवानी पहने एक दिल लुभावन सुंदर चेहरे वाला शख्स ईशांक अंदर दाखिल हो गया। उसकी आंखें गुस्से से फैली हुई थीं और माथे पे परी बल उसके तनाव को साफ जाहिर कर रही थीं। कमरे का माहौल मौत की तरह शांत और उदासी से भरा हुआ था। उस कनीशा के धीमे धीमे सुबकने की आवाज़ पूरे कमरे में एक अलग तरह की गमगीन भावना पैदा कर चुकी थी, जो सामने खड़े ईशान के जबरदस्ती दबाए गुस्से को और अधिक भड़का गई, जिससे वो लगभग उस रोती कनीशा पर झपट पड़ा और उसकी कलाई को पकड़कर बेड पर सीधा बैठाते हुए कर्कश सी आवाज़ से बोला, तो आखिरकार तुमने अपनी बात की असली रंग दिखा ही दी। बताओ, अपने आप को मुझे सौंपने के लिए क्या कीमत चाहती हो तुम? कनीशा की आंखों में तकलीफों से जूझने का मंजर आंसुओं के गिरते कतार में बहे जा रहे थे, जिस पर गुस्से में भर के उस लड़के को जरा भी तरस ना आई और उसने एक बार फिर उसकी कलाई को मोड़कर पीठ पर लगा दिया। दर्द से कराहते हुए लड़की ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया तो देखा सामने खड़ा लड़का गुस्से से कांप रहा था और उसके अंदर दया की कोई भावना नजर नहीं आ रही थी। दुल्हन के लिबास में बिलखती कनीशा का मेकअप पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसके काजल आंखों के चारों ओर पसर चुके थे। होठों पर दर्द की आंख के अलावा कोई सुर्खी नजर नहीं आ रही थी। बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कब से उसने उसमें कंघी तक न किया हो। उसके लबों से सिसकी भरने के अलावा जब कोई आवाज़ ना निकली तो लड़के ने उसके जबड़े को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर दबाना शुरू किया। औरत की हर एक जात की तरह तुम भी सिर्फ पैसों के लिए बिक सकती हो, तो आखिर सुबह से इतना नाटक क्यों किया तुमने? मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। रोने के बीच में कनीशा ने टूटे मन से खुद को किसी तरह बोलने पर मजबूर किया, जिस पर ईशांक और अधिक कर्कश और गहरी आवाज में बोला, तुम नाटक नहीं कर रही थी? ऐसा कहते हुए वो हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी उसके गुस्से से भी ज़्यादा भयानक महसूस हो रही थी। हालांकि जब उसने अपनी हंसी खत्म की, वो एक बार फिर उसी गंभीरता के उसी हाव भाव में लौट आया और अगले ही पल उसके जबड़े को छोड़ते हुए कहने लगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम पर इसे बर्बाद करूं, इसलिए अपनी कीमत बोलो और मुझसे साल भर के लिए शादी करो, वो भी सिर्फ विक्रम को दिखाने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे। कहते कहते कनीशा की आवाज़ रोने की सिसकियों में ही कहीं खो गई। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आज जिस समझौते को वो करने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी में सिवाय तकलीफ़ों के कुछ नहीं देगा। फिर भी वो करने के लिए मजबूर थी। अगर वो उससे पैसे ना लेती तो उसके डैड सड़क पर आ जाते और ऐसा भी हो सकता था कि उन्हें कुछ सालों के लिए जेल भी जाना पड़ता। इसलिए उसने खुद को मेंटली स्ट्रांग किया और कांपती आवाज़ में अपनी बात रख दी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डैड की कंपनी के शेयर्स खरीदकर उन्हें वापस कर दें और उनका टैक्स भी पे कर दें। इसके बाद आप जो चाहेंगे मैं करूँगी। प्लीज़ मेरे डैड की हेल्प कर दें। कहते हुए कनीशा आवाज़ के साथ रोने लगी। इधर ईशान को उसकी इतनी बड़ी कीमत पर कोई हैरानी ना हुई। उसने अपनी पलकों को उठाकर कमरे के दीवार पर टंगी घड़ी में वक्त देखा और कनीशा को कलाई से पकड़कर खींचते हुए बेड से घसीट कर उतार दिया। उस भारी भरकम लहंगे को पहने कनीशा संभाल न सकी और गिरने लगी, जिस पर ईशांक ने कोई प्रतिक्रिया न किया और अपनी मर्जी के अनुसार जैसे वैसे ही खींचते हुए उसे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हालांकि दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे न जाने क्या याद आया, लेकिन वो रुक गया। उसने कनीशा की कलाई छोड़ दी और कमरे से ही लगे हुए चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद ईशांक अपने हाथों में एक चेक लिए चेंजिंग रूम से बाहर निकला और फर्श पर एक और गिरे अपनी दुल्हन के चुन्नी को उठा लिया। लड़की की ओर बढ़ते हुए उसने बेढंगे तरीके से उसके मुंह पर चेक फेंक दिया, जिसके बाद उसने तुरंत ही उसके सिर पर चुन्नी को रखा और उसे आगे से खींचते हुए गले तक घूंघट बना दिया। उसके कलाई को पकड़कर खींचने से पहले ईशांक ने वहीं अपने मन के करवाहट को शब्दों में घोले कहने लगा, एक बार शादी हो जाए फिर ये चेक उठाकर टैक्स के पैसे भर लेना। तुम्हारी डूबती कंपनी के शेयर्स शादी के आखिरी फेरे तक वापस तुम्हारे डैड के नाम पर कर दी जाएगी। इतना कहने के बाद ईशांक ने कनीशा को कोई मौका न दिया कुछ और कहने का।
या अपनी किस्मत को कोसने का, और बेतरतीबी से खींचते हुए अपने आलीशान से बंगले के कॉरिडोर में चलने लगा। लहंगे और घूंघट की वजह से कनीशा कहाँ कदम रख रही थी ये उसे खुद भी पता नहीं चल पा रहा था। वो बस अपने पूरे शरीर पर एक प्रबल खिंचाव महसूस करते हुए लगभग दौड़ रही थी। इस बीच कई बार उसके पैर लहंगे में फंस रहे थे, पर वो गिरते पड़ते चलने के अलावा कर भी क्या सकती थी। अभी से ठीक 18 घंटे पहले वो एक अनजाने में किए गए साइन की वजह से ईशांक देव सिंह जैसे अभिमानी और मतलबी इंसान की लीगल पत्नी बन चुकी थी। फिर भी ईशांक क्यों उससे फेरे लेना चाहता था, इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अपनी ही सोच में उलझे उसे यह तक खबर न लगी कि वो कब सीढ़ियों तक खींच ली गई थी, जिसके कारण जैसे ही ईशांक ने उसे सीढ़ी से उतारा उसका बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया और वो अपने ही पैरों में उलझकर ईशांक की पीठ पर गिर गई। उसके गिरने से ईशांक अपनी जगह पर रुक गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। हालांकि 2 बार उसके पीठ पर फिसलने के बाद आखिरकार कनीशा सीधा खड़ा हो गई, जिसके अगले ही पल ईशांक ने उसे दोबारा खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन दोनों की शादी की रस्मों को खत्म कर दिया गया और जैसा कि ईशान को सिर्फ शादी के पूरा होने तक ही मतलब था, वो उसे छोड़कर मंडप से बाहर निकल आया और विवेक, जो काफी सालों से उसका असिस्टेंट था, उसे पंडित को बाहर तक छोड़ने को बोल खुद भी दरवाजे की ओर बढ़ गया। शादी के रस्मों के होने तक उसने किसी तरह के अपनी माँ रीमा और उनके दूसरे पति विक्रम मेहरा को बर्दाश्त किया था, जिन्हें उसने घर की दहलीज लांघने तक की इजाज़त न दी थी। लेकिन अब उन्हें अपने घर के आसपास देखने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसलिए अपनी माँ की कोई बात सुने बिना उसने हमेशा की तरह दरवाजे को बेरहमी से उनके मुंह पर ही बंद कर दिया और मुड़कर वापस मंडप की ओर बढ़ने लगा। मंडप के करीब पहुंच उसने गद्दे पर एक बगल रखे अपने फ़ोन को उठाया और कनीशा की ओर बिना देखे सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। ठीक उसी पल कनीशा ने अपनी कांपती आवाज़ की उदासी को दूर किया और बोली, शादी हो जाने के बाद आपने कहा था कि मेरे डैड की कंपनी के शेयर्स आप खरीद लेंगे और उन्हें वापस भी कर देंगे। कनीशा को कहते सुन ईशान चलते हुए अपनी जगह पर ही रुक गया। आज से 22 साल पहले उसकी माँ पैसों के लिए उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, और आज इतने सालों के बाद जब वो एक लड़की को वापस अपनी ज़िंदगी में ला रहा था, तब वो भी सिर्फ पैसे और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे में ईशान के चेहरे के भाव बिल्कुल सर्द और आंखें गुस्से से जल उठीं, जिसके बाद वो खुद पर ही व्यंग्यात्मक से मुस्कुराया और मुड़कर वापस कनीशा की ओर बढ़ गया। बिना कोई वार्निंग दिए उसने उसके दोनों बाहों को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। ईशान के इस हरकत का कनीशा कोई तोड़ ना निकाल पाई, बल्कि कनीशा की एड़ी फर से ऊपर उठ गई। अपने पंजों पर खड़ी वो कसमसाते हुए रो पड़ी, लेकिन ईशांक उसकी बाँह छोड़ने के बजाय उस पर और अधिक दबाव बढ़ाने लगा, जिससे कनीशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाँह की चमड़ी को किसी ने मशीन में डाल दिया हो और बेवजह उसे दबाया जा रहा हो। डर और घबराहट से उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसी पल उसके कानों में ईशांक की वही जानी पहचानी सी अवसादी आवाज़ पड़ी, जिसमें वो कह रहा था, सुबह जब तुमने शादी के लिए इनकार किया था तब तुम मुझे एक स्वाभिमानी लड़की लगी थी, जिसे सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार था, लेकिन देखो तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह निकली जो पैसे के लिए अपने आप तक को बेच सकती हैं। और जैसा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने अपने वादा पूरा किया। तुम्हारे डैड की कंपनी उन्हें वापस मिल जाएगी और इन सब के बदले मैंने तुम्हें तुमसे ही खरीद लिया है, इसलिए कभी भी मुझे डबल क्रॉस करने के बारे में मत सोचना। इतना कहते हुए ईशांक गुस्से की वजह से अपने आपे से बाहर होने लगा। जितना दबाव वो अपने दांतों को पीसने पर लगा रहा था, उतना ही दबाव वो कनीशा की बाह पर भी बढ़ा रहा था, जो इतना दर्दनाक था कि मानो कनीशा की हड्डी बस टूट जाएगी। आज से पहले ईशांक ने अपनी माँ के अलावा किसी पर इतना गुस्सा महसूस नहीं किया था, इसलिए उसे पता तक न चला कि उसके इन सभी आक्रामक हरकतों की वजह से कनीशा किस कदर तकलीफ में है। सभी चीज़ों से अनजान वो कहता रहा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें 1 साल के बाद अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहना होगा। पैसों के लिए किसी और के साथ कोई संबंध बनाने के बारे में पूरी तरह तुम भूल जाना। साल भर के बाद जब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दूंगा, तब तुम्हें जो भी करना होगा करते रहना, लेकिन आगे 12 महीनों में मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक समझौता है। ना मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा और ना ही एक पत्नी का तुम्हें कोई दर्जा मिलेगा।
अपनी बात खत्म करने के बाद ईशांक ने उसकी बाह पर धक्का लगाते हुए उसे छोड़ दिया, जिसे कनिषा कुछ कदम पीछे चली गई। लेकिन उसकी चुन्नी ईशांक की कलाई पर बंधी घड़ी में अटक गई और खींचते हुए उसके सिर से नीचे गिर गई, जिसके बाद कनिषा के आंसू उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगे। अपने आंसुओं को ईशांक के सामने बहता महसूस कर कनिषा ने अपनी दोनों हथेलियों से चेहरे को ढक लिया और उससे विपरीत मुड़कर जोर जोर से रोने लगी। कनिषा को यूं ही रोता छोड़ ईशांक अपने कमरे में लौट गया। उसके बॉडीगार्ड भी अब तक बाहर चले गए थे, इसलिए इस लंबे चौड़े वीरान से लिविंग रूम में सिर्फ कनिषा और ईशांक की छोटी बहन भव्या ही बची थी, जो ईशांक से 5 साल छोटी और कनिषा की हमउम्र लग रही थी। अब तक ईशांक और कनिषा की बातों को सुनने से भव्या को ये बात तो अच्छे से समझ में आ गया था कि उसकी हो चुकी भाभी ने शादी करने के लिए उसके भाई से पैसे डिमांड किए हैं, इसलिए उसका भाई ईशांक सभी के साथ इतने गुस्से से पेश आ रहा है। पहली मीटिंग में जब भव्या ने कनिषा को देखा तब वो उसे एकदम परफेक्ट लगी थी अपने भाई की दुल्हन बनने के लिए, लेकिन इस वक्त उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। वो कनिषा को अजीब नज़रों से घूरने लगी थी। वहीं कनिषा अब तक रोते हुए नीचे बैठ चुकी थी। उसके समीप पहुंच भव्या उसके ठीक सामने बैठ गई और व्यंग्यात्मकता से करते हुए बोली, तुमने अपनी ही शादी का सौदा किया है? आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? मुझे लगा था कि तुम भाई की नफरत खत्म करोगी, लेकिन तुमने तो उनके अंदर और ज़्यादा जहर घोल दिया। आखिर तुम लड़कियों को इतने पैसों की कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है? मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे तो कभी इतने सारे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। ईशान के गरजने के बाद एक लड़की की आवाज़ सुन कनिषा ने अपना सिर उठाया तो देखा उसके सामने एक 20-22 साल की लड़की बैठी थी। उसने शरीर में वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था और चेहरे पर घृणा की भावना लिए उसे ही देख रही थी। नजरें मिलाने पर उसने एक पल बाद अपना सिर वापस झुका लिया और दबी सी आवाज़ में बोली, इंसान अपने हालातों के आगे मजबूर हो जाता है और मुझ जैसे हालात तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आई, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि एक आज़ाद लड़की को पैसों की ज़रूरत कैसे पड़ जाती है। कनिषा के आंसू, उसके शब्द इस वक्त इतनी वेदना और सच्चाई के साथ निकल रहे थे। कुछ पलों के लिए भव्या स्तब्ध रह गई। उसने होठ में कुछ और बातें अटकी हुई थी, लेकिन कनिषा की हालत देखते हुए उसने अपने शब्दों को बाहर न निकाला और चुपचाप वहां से उठकर एंट्रेंस की ओर चली गई। हालांकि जब वो दरवाजे को खोल बाहर निकलने लगी तब उसने एक बार मुड़कर कनिषा को देखा और कहने लगी, वैसे तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हो सके तो कुछ देर के लिए भाई की नज़रों से दूर ही हो जाना। इस तरह उनका गुस्सा जल्दी शांत होने की संभावना रहती है। इतना कह वो वहाँ से चली गई। उसके जाने से ईशांक का इतना बड़ा मेंशन पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। घर की देखभाल करने वाला सर्वेंट हलील भी न जाने कहाँ चला गया था, जिसके कारण ईशांक के साथ अकेले घर में होना कनिषा के दिल में एक अनकहे खौफ को पैदा करने लगा था। उसके सुबकने की आवाज़ लिविंग रूम में हर कोने में बसने लगी थी, लेकिन कुछ पलों के बाद उसकी आवाज़ शांत होने लगी और वो वहीं मंडप में लगे गद्दे पर धीरे धीरे करवट लेकर लेट गई। उसने अपने शरीर की असामान्य रूप से समेट लिया। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिए और वो एक बार फिर घबराकर उठ बैठी। थोड़ा संकोचते हुए उसने अपनी पलकें उठाई तो देखा वहाँ एक 55 वर्षीय आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसके व्हील चेयर के पीछे हलील भी खड़ा था, जो शायद उनके व्हील चेयर को धक्का देकर चला रहा था। उस आदमी से कोई जान पहचान न होने की वजह से कनिषा ने खुद को मंडप बने आर्टिफिशियल पिलर के पीछे छुपा लिया और वहीं से झांकते हुए सब कुछ देखने लगी। इधर उस व्हील चेयर पर बैठे आदमी को लिविंग रूम के बीचों बीच छोड़कर हलील भागते हुए ईशान के कमरे में गया और कुछ पलों बाद ईशान के साथ लौटा। अब तक ईशांक ने अपनी सफ़ेद शेरवानी को बदलकर काले रंग का शर्ट और खाकी रंग के पैंट को पहन लिया था। उसके बाल गीले थे और उसने उन्हें हर दिन की तरह सेट भी नहीं किया था। पैरों में आमसा स्लीपर्स डाले वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसी पर अचानक ना जाने कैसे उसकी नज़र पिलर के पीछे छुपी कनिषा के ऊपर पड़ गई। हालांकि उसे देखने के बाद भी ईशांक ने उसे अनदेखा कर दिया और लिविंग के बीचों बीच पहुंचकर उस आदमी से बोला, डैड, आपका सफ़र कैसा रहा? ईशांक के सवाल के जवाब में उसके पिता ने गहरी सांस भरी और ईशांक की ओर गुस्से से घूरते हुए बोला, यहाँ आते हुए बाहर मेरी मुलाकात विक्रम और रीमा से हुई थी और जानते हो विक्रम ने किस तरह के लहजे से मुझसे बात की। अपने ही बेटे की शादी के बारे में जानकारी न होने पर गैरों से मुझे आपकी शादी की बात पता चला। इससे ज़्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? ईशांक बोला,
डैड, मैंने कोई प्लानिंग करके शादी नहीं की है, यह सब कुछ अचानक हुआ, ईशांक ने डैड को जवाब दिया। फिर भी मुझे पता होना चाहिए था ईशांक, ईशांक के पिता ने बेरुखी से कहा, जिस पर ईशांक उनके सामने घुटने के बल बैठ गया और उनके ठंडे हथेलियों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, डैड, मुझे इस शादी। वो इतना ही कह पाया था कि तभी ईशांक के डैड्स ने उसकी बातों को बीच में ही कटाक्ष करते हुए कहा, भव्या ने बताया कि शादी के बदले उस लड़की ने आपसे पैसे लिए हैं, क्या यह सच है? ईशांक उनके इस सवाल से थोड़ा शॉक हो गया। कुछ पलों तक वो सोचने लगा कि आखिर उसके और कनीषा के बीच हुई डील के बारे में भव्या कैसे जान गई थी। तब जाकर उसे याद आया कि शादी के बाद जब वो उस पर चिल्ला रहा था तब भव्या घर में ही थी और तभी उसने हो सकता है कि सब कुछ सुन लिया होगा, पर वो अपने डैड या किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहता था। इसलिए वो अपना सिर ना हिलाने ही वाला था कि तभी डैड ने एक बार फिर कहा, आपने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की को जगह दी जो पैसों की भूखी है। ऐसी औरतें दौलतों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी दूसरे के घर के साथ साथ अपने घर को भी तोड़ सकती हैं, भले ही आज वो आपके मकसद को पूरा करने का जरिया बन रही हो। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन वही लड़की आपके दिल को तोड़कर रख देगी। आप भी उसी हालात से लड़ने लगेंगे जिन हालातों से मैं लड़ता आया हूँ पिछले 22 सालों से। ईशांक बोला, नहीं डैड, मैं ऐसा मौका किसी को नहीं दूंगा। इस पूरी दुनिया में मुझे कोई भी नहीं तोड़ सकता। कहते हुए ईशांक की आंखें ठंडे सितारे के समान बेजान और वीरान सी होगी। वो पहले ही अपने अनचाहे शादी की वजह से परेशान था, इसलिए उसके पिता ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और हलील को कमरे में ले चलने का इशारा कर दिया। हलील को आगे बढ़ता देख ईशांक ने उसे वहीं रोक दिया और खुद व्हीलचेयर को धक्का देते हुए सीढ़ियों से लगे कमरे की ओर चला गया। कुछ समय बाद हलील भी वहां से किचन की ओर बढ़ गया और कनीषा वहीं पिलर से लगी ईशांक के डैड की बातों के बारे में सोचने लगी। कल तक की एक स्वाभिमानी लड़की को आज सब पैसों के लिए बिकने वाली लड़की समझ रहे थे, जिससे वो शादी के बंधन में बंधी थी। उसके साथ साथ उसके परिवार का हर एक सदस्य उसे नफरत करता था। उसे घर तोड़ने वाली लड़की से लेकर ना जाने और क्या क्या कह दिया गया था अब तक। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगी थी, जिससे उसकी पलकें एक बार फिर से भीगनी शुरू हो गई। तभी अचानक उसके दिमाग में अपने डैड का ख्याल आया, जो टैक्स ना भरने की वजह से कस्टडी में ले लिए गए थे। अपनी परेशानी के बीच वो उन्हें तो बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया वो बिना ईशांक की परवाह किए उस कमरे की ओर दौड़ी जहाँ ईशांक का दिया हुआ ब्लैंक चेक गिरा था। कमरे में पहुंच उसने ब्लैंक चेक उठाया और दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर निकल गई। सड़क पर टैक्सी रोकने के क्रम में उसने कई सारे लोगों की नज़रों को अपने ऊपर ही घूरता हुआ महसूस किया। तभी कहीं जाकर उसका ध्यान अपनी ओर गया। उसके शरीर पर चुन्नी नहीं थी, जिसकी वजह से वो सारे लोग उसे देख रहे थे, जो शायद सभी के आकर्षण का वह केंद्र बन गई थी। लेकिन वो अंदर जाकर चुन्नी वापस भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर ईशांक ने उसे पकड़ लिया तो उसे बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसने चुपचाप सभी की नज़रों को इग्नोर किया और एक ऑटो को रोककर उसमें बैठ गई। ऑटो वाला भी एक दो बार कनीषा की ओर देखने के चक्कर में पीछे मुड़ जा रहा था, जिस पर कनीषा का मन खींचने लगा और उसने अपनी सैंडल उतार कर उसके सिर पर किसी बंदूक की तरह रख दिया। जिसके बाद वो उसे फटकारते हुए बोली, सीधे से आगे देखकर ऑटो चलाओ, वरना इसी हील से खोपड़ी में छेद कर दूंगी। कनीषा की धमकी सुनते ही हुए उस ऑटो ड्राइवर ने ठहाका मारकर हंसने लगा और फिर उसने अपनी हंसी को कम करते हुए बोला, अरे मैडम, आप ऐसे बाहर निकलोगे तो लोग तो देखेंगे ही, दुनिया ऐसी ही है। इतनी ही फिक्र थी तो खुद को ढककर क्यों नहीं निकली आप? ऑटो रोको। उसकी बातों से परेशान होकर कनीषा एकदम से चिल्लाई। हालांकि उसकी मंजिल भी आ गई थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑटो वाले को पैसे देती, इसलिए उसने अपने हील को उसके सिर के ऊपर से उठा दिया, जिससे डर से ड्राइवर ने ऑटो को सड़क के किनारे रोक दिया और फिर कनीषा बाहर निकल गई, अपने दूसरे सैंडल को भी हाथ में निकालते हुए। उसके उतरते ही ऑटो ड्राइवर खुद में ही बुदबुदाया, एक तो खुद ऐसे सड़क पर निकल आई है और हमें दोषी बना रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बेशर्म कहीं के। ऑटो के दूर निकलने के कारण कनीषा ने अपने मुंह में आए अपशब्दों को जैसे घोट लिया और थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ी तो उसके सामने एक बड़ा सा बंगला था। ये बंगला ईशांक के मेंशन से किसी भी तरह कम नहीं था। उसके बड़े से लोहे के गेट के समीप दीवार पर एक नेम बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े और साफ अक्षरों में 3 शब्द लिखे हुए थे, हंसिका रेडी हाउस। वो उसका अपना घर था, फिर भी
उसके अंदर दाखिल होने से पहले उसके कदम काफ़ी देर तक वहीं जमे रह गए। 2 साल पहले जब वो यहाँ से अपनी सौतेली बहन मालविका की वजह से धक्के मार के निकाल दी गई थी, तब से उसने इस घर में एक बार भी कदम नहीं रखा था। जब भी वो उदास होती तो अपने डैड को हॉस्टल में ही मिलने को बुला लिया करती थी, लेकिन आज पिता के प्रति उसके प्यार ने उसे यहाँ तक खींच लिया था। यहाँ आने से कनिषा का परेशान मन और अधिक उदास और पुरानी यादों को याद करने की वजह से बैठ गया। सुबह से रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थीं और सिंदूर उसके माथे पर फैला हुआ था, जिसे उसने अपने लहंगे से उठाकर साफ करना चाहा। फिर भी वो पूरी तरह साफ नहीं हुआ था और थककर उसने खुद को यह करने से रोक लिया। गहरी और लंबी सांसें भरते हुए उसने खुद को हिम्मत दिया और दरवाजे को धक्का देकर खोलने लगी। 1-2 कोशिश में ही लोहे का गेट खुल गया और वो बगीचे के बीच में बने रास्ते पर दौड़ते हुए घर के एंट्रेंस तक पहुंच गई। उसने बिना सोचे दरवाजे पर अपना हाथ पीटना शुरू कर दिया कि तभी अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ एक 40-45 साल की औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर पति के जेल जाने की एक भी सिकन नजर नहीं आ रही थी। इनफैक्ट उसने हाथों में रेड वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था और अंदर से कुछ औरतों के हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर कनिषा को यह समझने में एक पल भी देर न लगी कि अंदर कोई पार्टी चल रही है। अपनी माँ द्वारा बसाए इस घर को हंसिका ने पार्टी और जुआ खेलने का अड्डा बना लिया था, जिस पर कनिषा को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और बोली, मुझे डैड के ऑफिशियल वर्क के सारे पेपर्स चाहिए। इधर कनिषा को दरवाजे पर देख हंसिका उसकी सौतेली माँ की आंखें चौड़ी हो गई और वो उसे फिर से यहाँ से जाने को कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र कनिषा के माथे की सिंदूर और उसके मंगलसूत्र पर पड़ी, जिससे उसने झपटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़ते हुए बोली, किससे शादी की है तुमने? अब तक मेरी बेटी का हाथ पीला नहीं हुआ और तू दुल्हन के जोड़े में यहाँ मटकने आ गई। किस कमीने ने तुझ जैसे बदतमीज और चरित्रहीन लड़की से शादी की? हाथ को मरोड़ने से कनिषा दर्द से छटपटा उठी और उससे आग्रह करते हुए बोली, माँ हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तुझे दर्द हो रहा है? लेकिन मैंने इसीलिए तो हाथ पकड़ा है और मोड़ा है ताकि तुम्हें दर्द में देख सकूं। बता, किसके साथ स्वांग रच के आई है तू? दांत पीसते हुए हंसिका लगातार चिल्लाए जा रही थी, जिसे सुन एक लड़की घर के दरवाजे तक आई। देखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। चेहरे पर मेकअप और शरीर में रेड मिनी ड्रेस उसके खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। उसे देखते ही कनिषा ने उससे कहा, मालविका, माँ से कहना ये मुझे छोड़ दे और डैड के ऑफिशियल पेपर दे दे ताकि मैं उनका टैक्स चुका सकूं। कनिषा का बात खत्म होते ही मालविका, जो अब तक गंभीरता से खड़ी थी, एकाएक हंसने लगी और बोली, तुम चुकाओगी डैड का टैक्स? आखिर 53 लाख कहाँ से लाओगी? और तुमसे शादी किसने कर ली? कोई तुम्हारी तरह ही बेवकूफ़ होगा जिसने तुमसे शादी करने का रिस्क उठाया होगा। खैर, तुम यहीं रुको, मैं अभी डैड के पेपर्स देती हूँ, फिर खुद के शरीर को बेचकर उनका टैक्स चुका देना। ऐसा कहते हुए वो अजीब तरीके से हंसी और फिर घर के अंदर चली गई। लेकिन हंसिका ने अभी भी उसकी कलाई को मोड़ कर रखा था और इस वजह से उसे दबाते हुए जा रही थी। 5 मिनट बाद जब मालविका पेपर लेकर आई, तब उसे हाथ में देने के बजाय कनिषा के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों माँ बेटी ने उसे धक्का दिया और अंदर जाकर दरवाजे की उसकी मुंह पर ही बंद कर दिया। उनके ऐसे बर्ताव से कनिषा को दुख हुआ, लेकिन जैसा कि वो अपनी माँ और बहन के इस रवैये की 19 साल से आदी थी, इसलिए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू न गिरा और वो नीचे बैठकर सभी पेपर्स को जमा करने लगी। सभी डॉक्यूमेंट और टैक्स भरने की कार्यवाही करने में कनिषा को काफ़ी वक्त लग गया। दिन भर वो कड़ी धूप में कभी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट तो कभी पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाती रही और आखिर में उसने हर एक चीज़ को सुलझा लिया। जिसके बाद जब वो अपने डैड से मिलने गई, तब तक रात के 8 बज चुके थे और उसे पता चला कि दिन में उसके डैड की हार्ट अटैक आया था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। वहाँ से भागते हुए वो हॉस्पिटल गई तो काउंटर पर उसे पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस बताई गई और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने को कहा गया। जिसके बाद उसने काउंटर से ही एक फ़ोन लेकर अपनी माँ हंसिका को कॉल लगाया, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात सुनने के बाद सिवाय हंसने की और उसकी हालतों का मजाक बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर कनिषा के बिना बताए भाग जाने से ईशान पूरे घर में गुस्सैल बाघ की तरह घूमता फिर रहा था। वो उसके साथ डील करके भाग गई थी, जिसकी वजह से ईशान के मन में हजारों विचार गोते खाने लगे
और वो उन सभी विचारों को दबाने के लिए अपने घर में ही बने मैखाने से कुछ ज़्यादा उम्दा शराब की बोतल उठा लाया। लिविंग रूम के बीचों बीच सोफे पर बैठने से पहले वो दरवाजे तक बढ़ा और उसके लॉक को खोलकर रिमोट कंट्रोल से घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। जिसके बाद वो उसी काले अंधेरे में सोफे पर बैठकर एक के बाद एक 2 बोतल शराब पी गया। तभी उसे घर के दरवाजे के खुलने की आहट सुनाई पड़ी और उसने अपने सिर को उठा लिया। जिसके बाद उसे बाहर से आती हल्की फुल्की रोशनी के बीच कनिषा का वही जाना पहचाना सा मुरझाया और परेशान चेहरा दिखाई पड़ने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।